नमस्कार साथियों, कुवैत से और अमेरिका से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी और उनके फादर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी से हमने तमाम मुद्दों पर बात करी और आगे करते रहते हैं, लेकिन फादर जो हैं यानी कि बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं और पूरी दुनिया उन्होंने देखी है। कितनी राजनीतिक पार्टियां गईं और आईं और अभी चल रही हैं और अभी आने वाली हैं। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनको सर देख चुके हैं। तो सर, हमारे चैनल में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आपके सारे समस्त दर्शक वृंद को हमारा शुभकामनाओं के साथ जो है नमन। और आगे बढ़ेंगे हम जी जी आपके सामयिक चर्चा में। जी जी हमारे देश में ही नहीं, सभी लोकतांत्रिक देशों में पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या विपक्ष में रहते हुए पार्टियों के प्रतिनिधि सत्ता पक्ष को सही और सीधे तरीके से सुझाव नहीं दे सकते? कम से कम उस समय तो एक हो सकते हैं जब बात देश की आन बान और शान की है। आप बताइए सर, वरिष्ठ नागरिक हैं और राजनीति को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। देखिए, हमारे यहाँ विचारधारा, प्राचीनतम विचारधारा ये है कि देश को ही सर्वोपरि माना गया है जी और इसीलिए बोलते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी माता और मातृभूमि की गरिमा जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि स्वर्ग के संचालक स्वयं देवराज इंद्र भी इसी धरती पर जन्म लेके, कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में जन्म लेके और स्वर्गाधिकारी बने। तो मतलब ये है कि देश सर्वोपरि है और माता जिस तरह परिवार का ध्रुवीकरण केंद्र है, उसी तरह मातृभूमि जो है देश की एकता और अखंडता को वो करती है, प्रेरणा स्रोत बनती है। तो देश के लिए हमारे इतने, आप देखते ही हैं कि सिपाही जो बॉर्डर पर तैनात है, देश के -50 डिग्री में भी वो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि कई दफा बर्फ में दब जाते हैं और पता भी नहीं चलता जल्दी। तो मतलब है कि वो इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, हम लोग देश के अंदर सुरक्षित, उनकी प्रेरणा की वजह से, उनके देशभक्ति की भावना की वजह से हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और आराम से सोते हैं। तो हमें भी, जो चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, बहुत बड़ा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग देश की सुरक्षा के लिए या फिर देश के संरक्षण संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास करें। और चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, हमें एकजुटता दिखानी है कि बाहरी शक्तियों को हमारे को कमजोर समझने का मौका ना मिले। क्योंकि हमने देखा है पहले से, बहुत पुराने टाइम से, हजारों साल पहले से हमें गुलामी का दिन देखना पड़ा और कभी सिकंदर आया, कभी जो है मुगल आए और यहाँ पर अपना शासन तंत्र स्थापित किया। तो फिर अंग्रेज आए, इंग्लैंड इतने सुदूर देश से, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए तो गोवा, डायमंड ड्यू, ये सबको कब्जा कर लिया, फ्रांसीसियों ने मद्रास को कर लिया। तो कुल मिला के हम लोग इतने दिनों तक, यहाँ तक कि एक ब्रिटिश की अदना कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आकर के साम्राज्य स्थापित कर लिया इंडिया पर। बाद में खैर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको 1857 में एक्वायर कर लिया। तो कुल मिलाकर हमने इतने बुरे दिन देखे हैं, हमारी सभ्यता को बड़ा नुकसान हुआ, हमारी संस्कृति को, हमारे रीति रिवाजों को उन लोगों ने बड़ा चोट पहुंचाया। तो कुल मिला के हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी या तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी, विश्व की एकमात्र विश्वविद्यालय था, उनके ग्रंथों को इन लोगों ने नष्ट कर डाला। तो इतने बुरे दिन देखने के बावजूद आज हम उससे सबक न लें और प्रेरणा स्रोत जो है अपने उसको देख करके कॉन्टेक्स्ट में कि भाई हमें अपने आप को वो रखना है, तो उसके लिए एकजुटता जरूरी है। विपक्ष में होते हुए भी 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उसमें विश्व का बहुत बड़ा 93,000 फौज ने सरेंडर किया था, पाकिस्तानी फौजों ने भारतीय सेना के सामने, और इतनी बड़ी आत्मसमर्पण सेना का कहीं नहीं हुआ था। तो इसके बावजूद मतलब टुकड़ा हो गया पाकिस्तान का, 2 हिस्सों में बट गया। तो उस टाइम विपक्ष के नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को उस 71 की वो वार पीरियड में देवी दुर्गा
के नाम से संबोधन किया। विपक्ष के रोल को उन्होंने अच्छा उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया कि विपक्ष में होते हुए भी सत्ताधारी पक्ष के प्रधानमंत्री को उन्होंने देवी दुर्गा नाम से बताया। तो मतलब एक सकारात्मक अगर सहयोग हो विपक्ष का सरकार के प्रति, तो दोनों मिल करके देश को ऊंचाई के शिखर तक पहुंचाने में सक्षम हो सकता है देश। तो कुल मिला के हमें देश की भावना होनी चाहिए, पार्टी दल भावना नहीं। जी जी सर, क्या हाथ में तिरंगा और मुंह से भारत माता की जय से राष्ट्रवाद साबित हो जाता है? अगर ऐसा है तो सभी यही करने लगे। मतलब है कि हमें नियत से मतलब है, नियति का यही है कि भाई हम अपने नियत को ठीक रखें और हमारी जो भी हो बाहर से और भीतर एक जैसा हो। तो तिरंगा एक देश का सिंबल है, राष्ट्रीय एकता का, अखंडता का सूचक है और उसको हमेशा ऊंचा रखने की अंदर से भावना होनी चाहिए, सिर्फ दिखावे का नहीं हो। तो मेन चीज है कि चाहे वो स्कूली विद्यार्थी हो या अभिभावक गण हो या फिर जो भी हो, जिस क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, राजनीति में हो, सबको मिलके इस हमारे सिंबल जो फ्लैग है, झंडा है, उसको नमन करना चाहिए, आदर की दृष्टि से देखना चाहिए और उसको जो है विश्व में एक भारतीयता की पहचान बनाने के लिए उसको उस रूप में हम देखें और विश्व को। जी सर, आप बहुत वरिष्ठ हैं और हम लोग इतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं। आपने पूरी दुनिया देखी है और इतने साल आपको हो गए हैं। तमाम पार्टियां गई, तमाम पार्टियां आई, लेकिन जब भी देश में कोई ऐसा मुद्दा आता है जो लोगों के समर्थन में नहीं होता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जो सत्ता में पार्टी है, जो सत्ता में सरकार है, वो अगर उस मुद्दे को लाती है तो विपक्षी पार्टियां इस तरीके से टूट पड़ती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि गलत है, ठीक है, ट्वीट करना वो तो विपक्षियों का काम ही होता है, लेकिन इसमें ऐसा क्या इन लोगों को करना चाहिए, किस तरीके से एक साथ रहना चाहिए कि जो भी समस्याएं उनको सॉल्व किया जा सके। सबसे तो है ना कि देश हित, राष्ट्र हित की भावना का सब में संचार होना चाहिए। अब देखिए कई देशों को मैंने देखा, चाइना में क्या है, चाइना में है कुछ नहीं, लेकिन हवा बन के खड़ा हुआ है, पूरे विश्व को जो है ठेंगा दिखा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, इतना बड़ा शक्ति। और फिर उसी के तहत जो है क्वाड बनाना पड़ा, जिसके तहत 4 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, इन चारों को एकजुट होना पड़ा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध का जो है वो शुरुआत अगर होगा तो चाइना से ही होगा, क्योंकि उसके सहयोगी कुछ ऐसे हैं जो कि सारे उसी के मत अनुसार विघटनकारी भावनाएं रखते हैं। तो कुल मिलाकर जो है अगर हम अपने आप को सक्षम नहीं करेंगे, आर्थिक और सामरिक दोनों तरह से भारत को विश्व में एक अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि सामरिक शक्ति भी जरूरी है। कुल मिला के हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए विश्व में एक अपना जो अभी हो रहा है, मतलब अभी फिलहाल सिचुएशन बड़ा फेवरेबल है इंडिया के। जी अच्छा, एक छोटा और सवाल, फिर उसके बाद डॉक्टर सुमंत मिश्रा से जानकारी करेंगे। दिल्ली में डॉक्टरों की सैलरी नहीं मिली है 6 महीने से, और केंद्र सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी आई, डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाए गए, थाली बजाई गई, घंटियां बजाई गई, यहाँ तक कि दिए तक जलाए गए कोरोना वायरस को मानते हुए। तो डॉक्टर हमारे देश की आन बान शान है, क्योंकि यही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, और अभी जो वैक्सीन आई है उनकी मेहनत से ही सारी चीज़ें हुई हैं। तो केंद्र सरकार जो है, बीजेपी सरकार है, वो दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है तमाम करोड़ रुपए के बारे में। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर लगा रही है, लेकिन बीच में जो डॉक्टर हैं, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, वो बेचारे परेशान हैं। उनके लिए क्या 2 शब्द आप कहेंगे? सरकार के लिए क्या कहेंगे 2 शब्द? कोई भी कर्मचारी है अपनी सेवाएं दे रहा है देश के प्रति, तो ये आपसी तालमेल राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ये समझना चाहिए। और आपसी तालमेल, ये ब्लेम गेम, एक दूसरे पर ब्लेम करना, ये तो एक्सक्यूज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को ब्लेम करके हम पल्ला झाड़ लें, ऐसा नहीं है। मतलब अगर हम केंद्र के ऊपर जाएं तो क्या राज्य सरकार के पास संसाधन नहीं है उनको तनख्वाह के लिए?
काफी सक्षम है, और नहीं तो लोन के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन है, ओवरड्राफ्ट कर सकती है राज्य सरकार। तो बहुत सारे इकोनॉमिक वो है जिसे राज्य सरकार सक्षम है करने के लिए। बाकी ब्लेम करने के लिए कोई भी राज्य सरकार अगर केंद्र पर ही आश्रित रहे, अब यहाँ क्या है, मैं देखता हूँ अमेरिका में ऐसी सब ये बातें नहीं है। राज्य सरकार बहुत कुछ अपने आप पर ही, यहाँ तक कि इंश्योरेंस का कवरेज अगर देना है किसी को, तो उसके लिए भी हर का अपना अपना नियम बना रखे हैं। लोग अपना खुद करते हैं, बजाय ये फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो है डिपेंड करें। तो ये तो एक ऐसे ब्लेम करने वाली बात है। जो नौकरी करता है 1 महीने काम करके तब लेता है, पहले तो लेता नहीं है, एडवांस में सैलरी तो लेता नहीं है, तो वो हकदार है लेने का। और उसके बाल परिवार है, सबका रोजमर्रा का खर्चा है, तो महंगाई का समय है, तो ये सब चीजें ब्लेम करना राज्य सरकार सक्षम है, कर सकती है और करनी भी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर जो है कितने मेहनत से वो करते हैं और सिंसियरिटी से अपने ड्यूटी निभाते हैं, चाहे वो रात को दिन हो, 24 घंटे का कई दफा। तो इस तरीके से ये तो बस ऐसे ही है, अपने पल्ला झाड़ना। सर आपका कहने का ये मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जो हमारे आम लोग हैं और डॉक्टर्स हैं वो तो बीच में बेचारे कर्मचारी हैं, वो तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो यही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आपसे चर्चा करेंगे जिस तरीके की बात अभी सर ने बताई है, कितने सहमत हैं आप इस पर और क्या राय आपकी तरफ से जाएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है आप लोगों की और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। ये जरूर हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टीज है और ऑपोजिशन पार्टीज जो है, विपक्ष की पार्टीज, उनको ध्यान देना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को भी। और एक रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें सत्ताधारी और विपक्षी पार्टीज को देश हित में मिलकर काम करना चाहिए। डिबेट्स होने चाहिए, लेकिन एक मर्यादा में सीमित होने चाहिए। पर्सनल अटैक्स, व्यक्तिगत हमले, चीप लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना, शील शब्दों का प्रयोग करना, और ये गरिमा को शोभा नहीं देता है। और स्पेशली जब पार्लियामेंट में ऐसा हो, तो इससे पूरे संसार को, विश्व को एक मैसेज जाना चाहिए हमारी तरफ से कि हमारा एक रोल मॉडल बन के आना चाहिए। भारत की तरफ से जो एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी तरफ से एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। और जो हमारे सांसद लोग हैं, जो हमारे टीम के सारे लोग हैं, विपक्षी या जो सत्तारूढ़ पार्टीज के, तो उनको एक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट्स नहीं देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की छवि का नुकसान पहुंचे। और इससे इमेज कंट्री की भी खराब होती है और साथ में ऐसी टिप्पणियां हमें उपहास का पात्र भी बनाती है। तो ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट्स को नहीं देना चाहिए और एक रोल मॉडल, एक ब्रांड एम्बेसडर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करना चाहिए और बातें करनी चाहिए, जिससे कि आजकल की दुनिया में ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी की वजह से सारी बातें, जो सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती है, वो ऑन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होती हैं और वर्ल्ड ओवर वायरल हो जाती हैं। तो उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। राजनीति बनाम देश नीति, राष्ट्र नीति, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में ये दिखना बहुत जरूरी है कि क्या ये देश हित में सही है, क्या ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए सही है। जोश में होश नहीं खोएं और रचनात्मक टिप्पणियां या जो बहस होती है, वो सिर्फ उनके व्यक्तित्व का उत्थान ही नहीं करती, बल्कि नागरिकों का और सेना का और जो हमारे आर्मीज है, उनका मनोबल भी बहुत बड़ा बढ़ावा देती है, मनोबल को भी। और राष्ट्र के जो विनाशकारी तत्व होते हैं, जो आजकल जो विध्वंस करने के लिए इस महामारी के टाइम पे पूरी तरह से विश्व भर में सक्रिय हो गई है, उन विनाशकारी तत्वों को भी एक समाज की अखंडता को तोड़ने के लिए अति सक्रिय हो, तो उनको भी एक मैसेज जाता है कि दे विल बी केयरफुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र धर्म जो होता है, ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, वो सबसे बड़ा होता है। और स्पेशली जब नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात होती है, तो उसमें हमें एक वॉइस में, एक आवाज में पूरे नेशन को बोलना चाहिए। यही हमारी परंपरा है सदियों से, यही भारत की सदियों से परंपरा चली आई है। और जब राजनीति और राष्ट्र नीति, नेशनल पॉलिसी क्लैश करे, तो उसमें हमें प्रेफरेंस देना चाहिए, वरीयता देनी चाहिए राष्ट्र नीति को। और करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, वो भी विकास का दुश्मन होता है। भ्रष्टाचार सिर्फ करप्शन जनरल लाइफ में नहीं होता, बल्कि दिमाग का भी भ्रष्टाचार होता है और उसमें शामिल होता है, जो एक समाज को, एक राष्ट्र को के विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और हम सब
कहते हैं कि गुण घर से शुरू होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आइए हम सब अपने प्रदूषित और भ्रष्टाचार के मन से छुटकारा पाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत सर आपका भी कि आपने इतनी बड़ी अच्छी जानकारी लोगों को साझा की, खासकर उन लोगों को जो हमारी पार्टियां हैं, ताकि आपकी इन बातों को सुनकर उनको ये लगे कि देश में जो मुद्दा आता है उस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और आपके चैनल।